हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो राष्ट्रीय आय को मापने की जो तीसरी और जो थर्ड विधि है उसको पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो उत्पादन विधि और आय विधि को पढ़ा और समझा तो आज हम देखेंगे कि जो नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए जो हमारी जो थर्ड मेथड है, तीसरी विधि, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो क्या है? तो वह है व्यय विधि। ठीक है, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। व्यय विधि वह विधि है जिसके द्वारा एक लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है जो भी व्यय किए जाते हैं, सकल जो जैसे हमारे देश में हम देखते हैं जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है पूरे भारतवर्ष में, एक वर्ष के अंदर, एक लेखा वर्ष मतलब वन अकाउंटिंग ईयर जो होता है, फाइनेंशियल की जो बात करते हैं, अगर हम उस देखें कि उसमें जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है तो उन उत्पादनों पर जो भी खर्च किया, जो व्यय किए जाते हैं, उन सबको जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे हमने आय विधि में पढ़ा था कि जो इनकम जोड़ी जाती है, जो लोगों को वेजेस, सैलरी, एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो खर्चे किए जा रहे हैं उत्पादन पर, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है, सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी होती है, जीडीपी जो कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, जीडीपी किसे कहते हैं? जीडीपी क्या होती है कि एक वर्ष में किसी भी देश की सीमा के अंदर जो भी उत्पाद और सेवाओं का उत्पादन होते हैं उसके बाजार मूल्य को ही क्या बोलते हैं? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद पर जो अंतिम व्यय किए जाते हैं उन व्ययों को अगर जोड़ लिया जाए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय आय। तो व्यय विधि में क्या बताया हमने कि एक लेखा वर्ष में जब सकल घरेलू उत्पाद पर जो भी अंतिम व्यय किए जाते हैं उनको जोड़कर हम क्या निकालते हैं? राष्ट्रीय आय निकालते हैं। हम अब देखते हैं कि जो व्यय विधि है उसमें हम किस तरह से उसकी गणना करते हैं, किस तरह से हम उसको मेज़र करते हैं। उसके लिए हम कुछ स्टेप्स लेते हैं। वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उनको देखेंगे। जिसमें सबसे पहला जो हमारा जो स्टेप होगा वो होगा अंतिम व्यय की पहचान। अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि जो भी एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं वो अंतिम है, मतलब लास्ट है, इसके बाद कोई एक्सपेंडिचर नहीं किया जाएगा, इसकी पहचान कैसे होगी? तो आप देखते होंगे जैसे कि हम बाज़ार में जो वस्तुएं बनती हैं, कई वस्तुएं ऐसे भी होती हैं जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है कि वो वस्तुएं जो उसके बाद उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके उसको फिर रीसेल किया जाता है। अब बहुत सी चीज़ें हम मार्केट से जाते हैं परचेज़ करने, वो हमारे एक फाइनल प्रोडक्ट्स होता है, उसको ला के हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कुछ एक और कंपनीज हैं या जो फैक्ट्रीज हैं वो ख़रीदती हैं, उसमें कुछ और वैल्यू ऐड करती हैं और उसको आगे रीसेल करती हैं। ठीक है, अब जैसे अगर कोई वस्तु या कोई प्रोडक्ट ख़रीदा गया और उस पर फिर कुछ एक्सपेंसेस किए गए, उस पर कुछ वैल्यू ऐड की गई, ठीक है, जो भी उस पर एक्सपेंसेस करके उस वैल्यू ऐड करके फिर उसको एक अंतिम वस्तु बना के आगे बेचा गया, तो ऐसी वस्तुओं को हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। और इन पे किए गए जो खर्च होते हैं वो कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट एक्सपेंसेस, मध्यवर्ती व्यय जिसे बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर जैसे कोई एक ऑटोमोबाइल्स कंपनी की बात करें, उसमें अगर कोई फोर व्हीलर्स है, कोई गाड़ी है, तो वहाँ पे जो गाड़ी के पहिए हैं वो बनते हैं, जो टायर बनते हैं, तो वो अंतिम वस्तु नहीं है, क्योंकि हम उसको नहीं लाते हैं। वो एक खुद एक जो कंपनी है गाड़ी बनाने वाली, जो ख़रीदती है और उसको उस गाड़ी में लगाती है, तब उसको आगे वो गाड़ी बेचती, वैल्यू ऐड करती है। मतलब कहीं पे उस गाड़ी का एक स्ट्रक्चर बनाया गया, फिर उसमें वो पहिए लगाए गए, तब जाके वो गाड़ी सेल हुई। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या हुए? वो गुड्स जो एक कंपनी या एक सेलर उसको ख़रीद के उस पर फिर कुछ ना कुछ खर्चा करता है, कुछ एक्सपेंडिचर्स, कुछ वैल्यू ऐड करता है, उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाकर तब बेचता है। तो उस इंटरमीडिएट गुड्स पे जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर्स, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स होते हैं। और जब वही वस्तु या गुड जब मार्केट में बिकने के लिए जाती है,
तो जो कंज्यूमर्स होते हैं, हम जैसे उपभोक्ता होते हैं, उसको मार्केट में जाके ख़रीदते हैं, तो उस पर वो जो व्यय किए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो अंतिम व्यय होते हैं, लास्ट एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो हमें जो व्यय विधि से जो हम गणना करेंगे राष्ट्रीय आय की, तो हम इन दोनों ही तरह के जो एक्सपेंडिचर्स को पहचानना होगा और उनका अलग अलग उसका एक गणना करनी होगी। उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप है वो है अंतिम व्यय को करने वाली आर्थिक इकाइयों की पहचान। ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेप में देखा कि अंतिम व्यय की पहचान, अंतिम व्यय जो हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनकी पहचान करना। उसी तरह उसके बाद ये देखेंगे कि जो इकाइयाँ हैं, जो यूनिट्स हैं, जो वास्तव में जो अपने अपने जो व्यय कर रही हैं, एक्सपेंडिचर्स कर रही हूँ, उनके अंतिम व्यय क्या हैं। ठीक है, उसकी पहचान करने के लिए हम जो भी हमारे अलग अलग जो सेक्टर हैं, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, प्राइवेट सेक्टर है, या बाकी जो हमारा इंटरनेशनल मार्केट है, तो हम ये देखेंगे हर सेक्टर में कि हर जो 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 हाउस होल्ड सेक्टर है वो किस तरह से अपने अंतिम व्यय करता है। उसी तरह प्राइवेट सेक्टर में किस तरह के जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट सेक्टर में किस तरह के फाइनल एक्सपेंडिचर्स हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में क्या क्या जो व्यय किए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को हम एक उसकी अलग से गणना करते हुए उसको एक वर्गीकृत कर लेते हैं, जिससे कि हम राष्ट्रीय आय का अच्छे से उसका मापन कर सकें। उसके हम देखते हैं जो लास्ट स्टेप हमारा है, उसमें हम क्या करेंगे, अंतिम व्यय की गणना। ठीक है, अब हम देखेंगे जो जो हमारे सेक्टर्स हैं वो किस तरह से, हम किन किन सेक्टर में कैसे हम अंतिम व्यय की गणना करेंगे, उनको अलग अलग हम एक वर्गीकरण कर लेते हैं उनका। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, जैसे अंतिम व्यय क्या, अंतिम उपभोग व्यय। अंतिम उपभोग व्यय में जिसमें जो भी वस्तु खरीदी जा रही है उसका एक अंतिम उपभोग हो रहा है, मतलब उसको आगे किसी भी तरह से उसको रीसेल नहीं किया जाएगा। तो उसमें निजी और सरकारी दोनों ही हम जो व्यय होंगे उनको देखेंगे कि जो निजी स्तर पे जो लोग व्यय कर रहे हैं या अपनी पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे कि हम एक उपभोक्ता अगर वस्तु खरीदता है तो अपनी निजी उपभोग के लिए खरीदता है, उसके बाद उसको कहीं रीसेल नहीं करता है। उस तरह सरकारी भी कुछ ऐसे अंतिम उपभोग होते हैं जो सरकार खुद अपने ही लिए या अपने डिपार्टमेंट्स के लिए वो खर्चे करती है, क्योंकि उसको उनको कहीं पे आगे नहीं देना होता है, कहीं उसको किसी को बेचना नहीं होता है। तो यहाँ निजी व्यय में जो उपभोक्ता अपने लिए करता है, और सरकारी व्यय में सरकार जो अपने ही लिए या अपने डिपार्टमेंट्स के लिए, अपने सरकारी जो भी उनके क्षेत्र हैं वहाँ पे जो खुद के व्यय करती है, उसमें वो किसी भी तरह का वो कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही है, तो वो हमारे आ जाएगा अंतिम उपभोग व्यय में। फिर हम देखेंगे विनियोग व्यय। विनियोग से मतलब जैसे कि जब हम किसी भी धन को लगाकर जब और धन अर्जित करते हैं तो विनियोग कहते हैं। विनियोग से मतलब ये भी है कि जब हम कहीं पे धन को लगाया जाता है, जिससे कि हमें रोज़गार बढ़ाना हो, तो फैक्ट्रियाँ खोलनी हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज़ खोलनी हैं, किसी भी सेक्टर में जब विनियोग किया जाता है तो उस क्षेत्र को में और जो उसके अंदर जो संभावनाएं होती है उसको बढ़ाने की, उत्पादन की, रोज़गार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए जो भी विनियोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एक तरह से विनियोग व्यय कहते हैं, जिसमें निजी व्यय और निजी और सरकारी दोनों ही तरह के विनियोग व्यय हो सकते हैं। निजी में जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ हम या उपभोक्ता भी अपनी तरह से कोई ना कोई विनियोग करता है, या एक जो सरकारी या प्राइवेट कंपनीज होती हैं जब वो कहीं ना कहीं पैसा लगाती हैं, कोई फैक्ट्री खोलती हैं, स्कूल्स खोलती हैं, या और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं वो सब निजी व्यय में आते हैं। उसी तरह से सरकार भी अपनी तरीके से जो विनियोग करती है, एक्सपेंडिचर्स करती है इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, हॉस्पिटल्स खोलना है, स्कूल्स खोलना, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी कितने भी तरह का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं पूरे कंट्री में, उनमें किसी तरह का जो भी इन्वेस्टमेंट सरकार के द्वारा किया जाता है वो क्या होता है, वो एक सरकारी विनियोग व्यय होता है। उसी तरह होता है शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात से क्या मतलब है कि हमारे देश में बहुत सी वस्तुएं हैं जो हम इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, आयात और निर्यात करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जब हम शुद्ध निर्यात की बात करेंगे, शुद्ध निर्यात का मतलब क्या हुआ कि ये देखेंगे हमारे देश में से कितनी वस्तुओं का निर्यात हुआ और कितनी वस्तुओं का आयात हुआ, तो दोनों के अंतर को जब निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, शुद्ध निर्यात। तो हम देखते हैं कि हमने जो भी आयात निर्यात में जो व्यय किए
उसको व्यय करने के बाद अगर हम दोनों का अंतर निकालते हैं तो हमारे पास शुद्ध निर्यात व्यय आ जाता है कि वास्तव में हमारे में कितना हमने निर्यात पे खर्च किया।